All right, so let's get started. And what we were studying yesterday was about bagging and boosting. So these are the two techniques which are present in unsembling. Okay, और अनसेम्बलिंग में आपने कहा कि जो सिंगल मॉडल होता है एंड रिजल्ट यदि आप उससे लेंगे तो हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि दैट सिंगल मॉडल इज गोइंग टू गिव अस करेक्ट आउटपुट एवरी टाइम। जो उसका प्रिडिक्शन होगा या वो जो क्लासिफिकेशन रिजल्ट देगा वो हम कह रहे हैं कि सिंगल हो आप और हो सकता है गलतियां कर जाओ। तो हमने अनसेंबलिंग की बात करी। ओके, एंड अनसेंबलिंग में कहा कि मल्टीपल मॉडल्स को ग्रुप करेंगे और ग्रुप करने के टू ways थे and these two ways are bagging and the boosting। ठीक है, तो आप यदि पैरेलल अरेंज करते हैं मॉडल को, ठीक, तो वो बैगिंग में आता है। एंड यदि सिक्वेंशियल करते हैं तो बूस्टिंग में आता है। ओके, एंड रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम जो कि आप पढ़ रहे हैं वो बैगिंग का एग्जाम्पल है, आपने देखा। एंड डिसीजन ट्री को ही हमने कंसिडर करा कि भाई क्या है कि आप इजी एल्गोरिदम हो और हमें आपका यूज़ करना अच्छा लगता है, ठीक है वो। तो आप जैसे मॉडल को हम बहुत सारे ऐसे मॉडल को हम ले सकते हैं और पैरेलल या सिक्वेंशियल हम जो है आपको कनेक्ट कर सकते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग मॉडल बनाने की हमारी जो है एक इच्छा है वो हम आपको पैरेलल या सिक्वेंशियल अरेंज करके कंप्लीट कर लेंगे। तो जब पैरेलल अरेंज होंगे तो रैंडम फॉरेस्ट नाम की एल्गोरिदम बन रही है और इंडिपेंडेंट हैं ये मॉडल्स, जो भी रिजल्ट देंगे कोई किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एंड यदि रिग्रेशन कर रहे होगे तो आप एवरेज कर लेना रिजल्ट्स का, और यदि क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आप जो है वो वोटिंग करवा लेना। इतना हमने रैंडम फॉरेस्ट में बोला। ओके, ठीक। एंड बस ये बात थी। देन जो फिनोमेना फॉलो हो रहा था, क्योंकि इंटरनल डिसीजन ट्री कैसे काम करती है हमें पता है, डेटा कैसे दें इतनी सारी डिसीजन ट्रीज को, वही खास रोल है यहाँ। तो आपने बूट स्ट्रैप एग्रीगेशन पढ़ा, ठीक है, बूट स्ट्रैप एग्रीगेशन, ठीक है। और एग्रीगेशन जैसे नेम, ये तो बड़ा आसान टास्क है, इसमें कोई इशू नहीं। बूट स्ट्रैपिंग में आप जो है ये कहते हैं कि भाई देखो डेटा जो है उसकी सैंपलिंग करना है और रैंडम सैंपलिंग करना है, और सैंपल बोले तो रो, तो रैंडमली कोई भी रो पिकअप कर लेंगे एंड उसको आप रिस्पेक्टिव डिसीजन ट्री को दे देंगे। ठीक है, उससे रिजल्ट ले लेंगे, देन फिर से सैंपलिंग करेंगे, जो रो हमें मिल जाएंगी उसको दूसरी डिसीजन ट्री में दे देंगे, फिर उससे रिजल्ट ले लेंगे। तो ऐसे सैंपलिंग करेंगे अपन, और जो हमारे हाथ में आ जाए। ऐसा हो सकता है रिप्लेसमेंट में, रो रिप्लेसमेंट भी बोला उसने, यूनिक रो आए हर बार, ऐसा जरूरी नहीं है, कॉमन रोज भी आ सकती हैं। ठीक है, ये पॉसिबल है क्योंकि रैंडम सैंपलिंग कर रहे हो, तो ये पॉसिबल है कि आपको मिल जाए। उसके लिए अपन ने एक तौर तरीका निकाला है, रैंडम स्टेट वाला। आपको पता है डिसीजन ट्री में पड़ा है रैंडम स्टेट, और वहाँ ये अपन ने क्या करा था कि यदि रैंडम स्टेट को 42 कर दो तो भाई वो क्या करता है, वो फिक्स कर देता है किस टाइप के सैंपल बनना है, तो मॉडल को वही जाते हैं। तुम चाहे कितनी बार भी कोड को एग्जीक्यूट कर दो,
तो ऐसे में आपकी एक्यूरेसी फिक्स हो जाती है। ये आपने देखा है डिसेंट्री में, एरीज के डेटा पे सॉल्व करा आपने, इंप्लीमेंट करा, रिजल्ट भी दिखाया आपको, समझाया भी। ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है, वो अपन जब रैंडम फॉरेस्ट इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर बताऊंगा। ओके, तो बूटस्ट्रैपिंग ही वो जो खास एक स्टेप है जो हम रैंडम फॉरेस्ट के अंदर ले रहे हैं। बाकी तो डिसेंट्री आप जानते हैं क्या काम करती है, कैसे काम करती है, क्या क्राइटेरिया, एवरीथिंग, क्योंकि बना ही डिसेंट्री से, तो कोई बात नहीं। रिजल्ट आ जाए तो एग्रीगेट कर दो, तो बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो रैंडम फॉरेस्ट के बारे में इतनी डिस्कशन था। ओके, एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन नाउ। ओके फाइन, ठीक। तो भाई इंपॉर्टेंट बातें रैंडम फॉरेस्ट के बारे में, डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी यही है ना, तुमने रैंडम सैंपलिंग करी, तुमने अलग अलग रो दे दी अलग अलग मॉडलों को, और चाहो तो पूरे फीचर भी ना दो, तुम फीचर की भी सैंपलिंग कर लो, रो की तो कर ही रहे हो, फीचर की भी कर लो, वो भी ना दो पूरे, तो डाइवर्सिटी तो होगी ना। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। ओके, तो ना तो पूरी रो और ना पूरे कॉलम, सबसेट दे रहे हो पूरे डेटा का, ट्री को। और इसलिए दे रहे हो क्योंकि भाई ओवरफिटिंग से बचाना है, क्योंकि है तो आखिर डिसीजन ट्री। तभी अगला पॉइंट ये लिखा है, इम्यून टू कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। कर्स और डायमेंशनलिटी क्या होता है? कर्स और डायमेंशनलिटी का मतलब ये होता है कि भाई देखिए, आपके डेटा में बहुत सारे फीचर हैं, फीचर को डायमेंशन बोलते हैं। और यदि आप किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल में सारे के सारे डायमेंशन या सारे के सारे फीचर उठा के पटक दोगे ट्रेन होने के लिए, तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट अस सपोज ये आपका डेटा है, ओके, and in this data you can see that these are respectively the features present in it। ठीक है, ये सारे फीचर्स हैं। अब हमें निकालना है इंपॉर्टेंट फीचर, रेलेवेंट फीचर, जो कि कंट्रीब्यूट करें मॉडल डेवलपमेंट में। ओके, तो नॉट ऑल द फीचर्स आर गोइंग टू डू दैट। डेटा भले ही बना है बहुत सारे फीचर्स का, लेकिन नॉट ऑल द फीचर्स आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द मॉडल डेवलपमेंट। ओके, और यदि आप सारे फीचर रख देते हो मॉडल के अंदर, उसी को अपन कहते हैं कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, क्योंकि ऐसी स्थिति में वो ओवरफिटिंग करवा सकता है। देयर माइट बी फीचर्स विच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब आपने सारे फीचर रख दिए, तो ऐसा हो सकता है कई फीचर डिपेंडेंट हो जाएं, को रिलेट करें। ठीक है, यही बात है, को लीनियर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे में मॉडल लर्न करने की जगह वो क्या करेगा, वो मेमोराइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो पैटर्न कहने को तो कह देगा कि भाई देखो मैंने सब कुछ सीख लिया, ट्रेनिंग में हाई एक्यूरेसी दे देगा, लेकिन टेस्टिंग में निपट जाएगा। ठीक है, तो कभी भी सारे फीचर मॉडल को देना ट्रेन होने के लिए उचित नहीं है। ओनली दोज फीचर्स विच आर हाईली कोरिलेटेड विद द टारगेट, है ना, टारगेट से जिनका अच्छा रिलेशनशिप, और आपस में कम, लीस्ट, आपस में कम से कम, और टारगेट से अच्छा। अब आपको इंटरव्यू देना हो, चाहे कुछ भी करना हो, तो उनको ये बोलना, देखिए सर क्या होता है कि ओवरफिटिंग और ये जो है ये समस्याएं आती हैं, और ऐसा हम अपनी जो मॉडल्स हैं मशीन लर्निंग के, फीचर जो देते हैं ट्रेन होने के लिए, ये ध्यान में रख के देते हैं। और वो आपसे पूछेगा फिर कौन सी टेक्निक लगाते हो ये काम करने के लिए, आप बोलोगे सर कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाते हैं, देखते हैं कौन सा फीचर किससे क्या कोरिलेटेड है, चेक करते हैं। और कोरिलेशन में यदि मान लीजिए 75% कोरिलेटेड है, यानी 50% से ऊपर भी यदि कोरिलेशन आ रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई ये तो हाईली कोरिलेटेड फीचर्स हैं, तो इनमें से कोई एक फीचर को हटा दो, एक ही को रखो ट्रेन होने के लिए। क्योंकि यदि दो फीचर कोरिलेट हो गए, यानी सीधी सीधी बात है, उनके डेटा पॉइंट्स स्पेस में आपस
में जो है वो मिले होंगे, ठीक है, दे विल बी क्लोजर टू ईच अदर, या एक लाइन में ही आ रहे होंगे वो, ठीक है। तो मॉडल पैटर्न सीखना चाह रहा है वो, ठीक है, दैट्स व्हाट इट वांट्स टू आइडेंटिफाई, कि कैसे स्पेस में डेटा पॉइंट्स मौजूद है, मुझे समझना है। मॉडल इक्वेशन पर बेस्ड है, ठीक है, तो वो इक्वेशन में ही इन पॉइंटों को रखोगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। अब यदि मुझे एक फीचर के करस्पॉन्डिंग दूसरे वाले फीचर के भी पॉइंट मिल जाते हैं तो मैंने सीखा क्या? फिर तो ये बताओ, कुछ नहीं सीखा मैंने। तो सीधी सीधी बात है कि जैसा सामने वाला कॉपी में लिख रहा है तुम भी टीप के उसका लिख रहे हो, तो सीखा क्या? ये तो चीटिंग हुई, है ना। मुझे तो मॉडल पैटर्न लर्न करवाना है ना डेटा का, तो उससे जो है इन पॉइंटों को इक्वेशन में रख के मॉडल की, और देखना है कि क्या रिजल्ट आता है। वो कोएफिशिएंट्स जो कि होते हैं उनकी वैल्यू निकालना रहती है मुझे। आपने लीनियर रिग्रेशन में भी पढ़ा, आपने लॉजिस्टिक में भी पढ़ा, आपने सपोर्ट वेक्टर मशीन में भी पढ़ा। डिसेंट्री में खैर आसान बात थी, वहां पर आप इंफॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी और जिनी की बात कर रहे थे, ठीक है, वहां पर ये बात कर रहे थे, वही क्राइटेरिया था स्प्लिटिंग का, बाकी और कोई हार्ड मैथ्स थी नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी भाई ये मुझे देखना पड़ेगा, ठीक। तो कर्स और डायमेंशनलिटी का मतलब ये है कि भाई सारे फीचर तो नहीं रखने का, और रख दिए तो फिर आप देख लो ओवरफिटिंग में फंसोगे। तो रैंडम फॉरेस्ट क्योंकि क्या करता है, सैम्पलिंग करता है, ना तो पूरे फीचर लेता और ना वो पूरी सैंपल लेता है, ना सारे रो लेता, तो वो कर्स और डायमेंशनलिटी से जो है वो बच सकता है। उसने कहा ना इट इज इम्यून, दिख रहा ना, इम्यून टू द कर्स और डायमेंशनलिटी, यानी बच रहे हो आप कर्सर डायमेंशनलिटी से। फिर पैरेललाइजेशन है, वही क्या है कि वो जो, यदि आप सीपीयू का इफेक्टिव यूज कर रहे हो तो इतनी सारी ट्री हैं तो देख लो, एन जॉब्स इक्वल टू -1 का मतलब यही था कि पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हो आप, ठीक है, ये भी हो गया, ओके। एंड देन व्हाट्स नेक्स्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अपन अपने डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तो करते ही हैं। अब बात यह है कि यहाँ रैंडम फॉरेस्ट वैसे सैम्पलिंग कर रहा है, और जब वो सैम्पलिंग कर रहा है तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तो जरूरत ही नहीं है आपको करने की, यहाँ ऐसा कहा गया, नो नीड टू परफॉर्म द ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ओके फाइन। तो भाई आप देख लीजिए, इन रैंडम फॉरेस्ट वी डू नॉट डिवाइड द डेटा, दैट इज ऑलवेज बी 30% इन 70%, क्योंकि वो वैसे ही सैंपल ऑफ द डेटा लेके चलता है वो, तो स्प्लिटिंग नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। आप एक्सट्रेन एक्सटेस वाई ट्रेन वाई टेस्ट ना करते, तुम सीधा एक्स और वाई दे दो, वो कर लेगा, है ना काम, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये भी बात होगी। स्टेबिलिटी है, ठीक है, देखिए स्टेबिलिटी का मतलब ये ना एक मॉडल पर निर्भर नहीं है, हमारे पास कई मॉडल हैं, ओके, तो स्टेबल हो गया है, मेजोरिटी लेते हैं हम, ठीक है। तो कर्स और डायमेंशनलिटी जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि भाई यहाँ इट रिफर्स टू द फैक्ट दैट एज द नंबर ऑफ डायमेंशन इंक्रीज the phenomena occur that the data analysis and the machine learning task becomes difficult. Why? Because ऐसा हो सकता है कि कई डायमेंशन में जो एंट्री हो वो जीरो हो, दैट इज कॉल्ड स्पार्सिटी। आप स्पार्स का मतलब जानते हैं, ठीक है, एंड स्पार्स मैट्रिक्स हमने मैथ्स में पढ़ा है, ठीक है। तो स्पार्स मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहां पर जीरो ज्यादा होते हैं। तो मान के चलो ये आपका नंबर ऑफ फीचर्स है, ठीक है, ये एक फीचर की एंट्री, ये दूसरे फीचर की एंट्री, ये तीसरे फीचर की एंट्री, एंड सो ऑन। अब जैसे मान लीजिए कोई एक फीचर है, आपने एनकोडिंग करी, वन हॉट एनकोडिंग करी, ऐसे आपने कई फीचर्स है आपके डेटा में, उनकी एनकोडिंग करी, तो यार ऐसे तो बहुत सारे 0 0 0 वाले भी आएंगे फीचर। तो ऐसे में विल कॉल इट एस, व्हाट वी कॉल इट एस, स्पार्स, ठीक है, ये स्पार्स होगा, ओके फाइन। तो उन्होंने कहा भाई देखो सारे तो फीचर रखोगे स्पार्सिटी में हो जाएगा मामला, तो कर्स और डायमेंशनलिटी का इशू है। फिर मॉडल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वही मैंने कहा, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ी रही है, देखिए एल्गोरिदम, मतलब इतने सारे फीचर होंगे तो वही कैलकुलेशंस वाली जो बातें हैं एक वो तो है ही है, साथ में मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा,
ओके, वही डिपेंडेंसी वाली बात हो गई, तो मॉडल लर्न करने की जगह वो जो है पैटर्न एनालिसिस नहीं कर पाएगा, और जो है वो ओवर फिटिंग में फंस जाएगा। हो सकता है कोरिलेटेड डेटा मिल जाए आपको, तो मॉडल जनरलाइज नहीं कर पा रहा। हमें जनरल मॉडल चाहिए, मतलब ना तो पुअर चाहिए और ना तो कॉम्प्लेक्स चाहिए। ठीक है, मुझे अंडर फिटेड और ओवर फिटेड दोनों के बीच में जनरलाइज्ड मॉडल चाहिए, हमेशा यही कहना है हमें। वी वांट अ जनरलाइज्ड मॉडल, यानी जिसकी एक्यूरेसी जो हो वो आप 85 90 95 इतनी तक चल जाएगी, से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग की, और टेस्टिंग की भी इसके करीब ही आना चाहिए। तो हम कह देंगे कि ये जनरल मॉडल बन गया। और ओवर फिटिंग में लफड़ा हो जाएगा कि ट्रेनिंग की एक्यूरेसी ज़्यादा आ गई और टेस्टिंग की कम हो गई। और अंडर फिटिंग में ये लफड़ा कि ट्रेनिंग की ही कम आई, मतलब तुम ट्रेनिंग में नहीं पड़ गए, मतलब ट्रेनिंग में मॉडल सीख ही नहीं पा रही है, समझ ही नहीं पा रहा क्या डेटा। ठीक है, तो वहां तो फिर टेस्टिंग की तो बात ही अलग है, वो तो जरूरत ही नहीं, फिर तो ट्रेनिंग ही नहीं हो पा रही तो टेस्टिंग कहाँ से होगी। ठीक है, तो ये बातें कही गई हैं। फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एडिंग मोर डायमेंशन टू द डेटा डज नॉट। अब आप सोचो कि यार मॉडल का परफॉर्मेंस कम हो रहा है, चलो और डायमेंशन ऐड कर देते, तो और बड़ी मूर्खता है। भाई वही तो आप नहीं कर पाओगे ऐसी स्थिति में। आप तो डायमेंशन भाई वही रखो, फीचर वही रखो, फीचर सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्थिति ये बन रही है कि फीचर सिलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, वो देखेंगे कि कौन से फीचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। ओके, तो फीचर सिलेक्शन टेक्निक में आपने वो लेस्सो यूज करा था, वो मतलब वो डायमेंसिटी रिडक्शन तो था ही। ठीक है, फीचर सिलेक्शन में उसकी बात होती है, लेस्सो रिग्रेशन की। ठीक है, लेकिन वो रिग्रेशन के अंदर ही बात आती है, वहां पर जब रिग्रेशन लगा रहे हो तो लस्सो का यूज करते थे। जो ओवरफिटेड फीचर्स, मतलब जो ओवरफिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे फीचर, उनको वो खत्म करता था। ठीक है, रिडक्शन कर देता था वहाँ ये। अब यह डिसीजन ट्री या रैंडम फॉरेस्ट में आपको यह है कि फीचर इंपॉर्टेंस निकाल सकते हो आप। मैं आगे बताऊंगा, डिसीजन ट्री में ही बता देना चाहिए था मुझे फीचर इंपॉर्टेंस, आई गेस आई स्किप दैट थिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं बताऊंगा आपको, डिसीजन ट्री में बताऊंगा, रैंडम फॉरेस्ट में मैं बताऊंगा। यहाँ फीचर इंपॉर्टेंस निकाल सकते हो कि वो फीचर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये तो खास खेल है डिसीजन ट्री का। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर लो फीचर इंपॉर्टेंस, और जो टॉप 10 फीचर है उनको रख लो जिनका महत्व है, बस बाकियों को सल्टा दो। तो कई हम लॉजिक लगाएंगे, देखेंगे कि जो है फीचर्स आपस में कोरिलेटेड तो नहीं है, और उनका इंपॉर्टेंस क्या आ रहा है, उसके हिसाब से फिर डिसाइड कर लेना कि इन फीचर को रख के मॉडल को ट्रेन करना। दैट्स व्हाट वी कैन डू। ठीक है, तो भाई सैंपल साइज का भी ध्यान रखें, डायमेंशन बढ़ेगा, सैंपल साइज बढ़ेगा वगैरह, तो भाई वही जो है आप यहाँ यहाँ कहेंगे, इन हाई डायमेंशनल स्पेसेस द डेटा अवेलेबल मे बी इनसफिशिएंट टू एडिक्वेटली कवर द स्पेस, लीडिंग द सैंपल बायस, बायसिंग भी हो सकती है। ओके, तो द अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड टू बी द रिप्रेजेंट द सैंपल ऑल्सो इंक्रीजेस एज द डायमेंशन इंक्रीजेस। ठीक है, तो भाई जैसे जैसे फीचर बढ़ेंगे उनकी एंट्री बढ़ेगी, एंट्री बढ़ेगी तो एडिशनल डायमेंशन स्पेस बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये लफड़े हैं कर्स और डायमेंशनिटी के अंदर। फाइन, नॉइज भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम में भी लफड़े आ सकते हैं, यानी दोज एल्गोरिदम्स जहां पर डिस्टेंस निकालना पड़ता है डेटा पॉइंट्स के बीच में। तो यदि आपके पास बहुत सारे फीचर्स हैं, इतनी सारी एंट्रियां हैं, तो तुम निकालते बैठो फिर डिस्टेंस। खैर अभी तक तो अपन ने डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम नहीं पढ़ी है, अनसुपरवाइज्ड में आती है। हाँ, एसवीएम में डिस्टेंस कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, एसवीएम में एक बात है कि डिस्टेंस अपन निकालते हैं किसी पॉइंट का, कहाँ से, वो हाइपर प्लेन है ना, वहां से अपन डिस्टेंस निकालते हैं, तो एसवीएम में एक डिस्टेंस वाली बात आ सकती है। बाकी तो सुपरवाइज में ऐसा नहीं है डिस्टेंस वाला। डिस्टेंस वाला जो खेल है वो अनसुपरवाइज में है। ठीक है, वो सब पूरी ही डिस्टेंस बेस्ड आप कहें, वहां पर ज्यादा यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यदि आपके पास बहुत सारा डेटा और डिस्टेंस बेस कर रहे हो तो फिर खेल हो गया ना, तो ये सब लफड़े हैं। और ज्यादा डेटा में ज्यादा पॉइंट, और ज्यादा पॉइंट में कई कई ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो कि आउटलायर होंगे, नॉइज होंगे, तो फिर दिक्कत। हम वैसे ही इनसे निपटना नहीं चाहते, मतलब चाहते कि कमी हो ये, लेकिन फिर भी यदि हो गए तो ठीक है। तो भैया डायमेंशन का व्यवस्था देखो आप, डेटा, इसलिए डेटा पे तो डेटा एनालिसिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग।
ठीक है, डेटा एनालिसिस में ये सारी बातें सामने आ जानी चाहिए। मॉडलिंग तो आखिरी में होती है। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस इतना परफेक्ट करो कि आपको फिर कोई गुंजाइश ना हो, ठीक है, काम करते वक्त। ओके, फाइन, तो ये बात है। ठीक, देन चलो, अब डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट में क्या अंतर है? तो डिसीजन ट्री तो भाई सिंगल मॉडल है, रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री का कलेक्शन है। ठीक है, सिंगल डिसीजन ट्री तो भैया बहुत तेजी से चलती है, और रैंडम फॉरेस्ट में बहुत सारे डिसीजन ट्री है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, देन यहां पर when the data set with the feature is taken as an input by decision tree, it formulates some rules to make the prediction. अब ये भी तो फॉर्मुलेट ही करता है, क्योंकि ये भी बना भी डिसीजन ट्री का ही है, लेकिन आखिरी में ये एवरेज एवरेज कर लेता है ना। डिसीजन ट्री में एवरेज फेवरेज नहीं होता। ठीक है, वहां कोई वोटिंग वोटिंग नहीं हो रही है ना, यही होती है रैंडम फॉरेस्ट में, बस ये अंतर डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट के बीच में। तो रैंडम फॉरेस्ट क्या है, सक्सेसफुल माना जाता है डिसीजन ट्री के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी मिलती है डेटा के साथ, रिजल्ट्स के साथ। ठीक है, तो दैट्स व्हाट यू से अबाउट द रैंडम फॉरेस्ट व्हिच सीम्स टू बी बेटर देन द डिसीजन ट्री। चलिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन हाइपर पैरामीटर की बात कर लेते हैं जो रैंडम फॉरेस्ट में यूज होते हैं। ये खैर मैं एसके से भी दिखा दूंगा आपको, वहां पर भी ये हाइपर पैरामीटर हैं। डिसेंट्री के हाइपर पैरामीटर मैंने पढ़ाया आपको, उसी तरीके से रैंडम फॉरेस्ट मॉडल में भी आपको हाइपर पैरामीटर हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ हाइपर पैरामीटर अपने समझ के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है। पहला हाइपर पैरामीटर है नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स, यानी कि नंबर ऑफ डिसीजन ट्री। ओके, ये आप कर सकते हो सेट आपके हिसाब से। बाय डिफॉल्ट 100 होती हैं, एक रैंडम फॉरेस्ट में 100 ट्री होती हैं। आप चाहो तो नंबर अंडरस्कोर एस्टिमेटर इक्वल टू 200 कर दो, 300 कर दो, 400 कर दो, 500 कर दो, आपकी इच्छा, यदि आपको एस्टिमेटर्स बढ़ाने तो। बस इतना रहेगा कि जितनी ज्यादा ट्री बढ़ाओगे, और यदि डेटा बड़ा है तो भाई वेट करो फिर जब तक वो सॉल्व ना हो जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा ट्री बढ़ेगी उतनी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ओके, तो बाय डिफॉल्ट तो भाई क्या है कि 100, एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर ओके टू सेट द वैल्यू फ्रॉम योर साइड। मैक्सिमम फीचर ये कितने ले सकते हैं आप? ठीक है, ये तो डिसेंट्री में भी था, है ना, आपने देखा था ना। मैक्सिमम फीचर्स यानी लॉग एंड रूट। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा आपको कितने फीचर लेना, सारे नहीं लेंगे अपन। वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर, अभी आपने ऊपर पढ़ लिया ना डर्स ऑफ कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। ठीक है, तो वैसे ही आपको अब डर लगेगा सारे फीचर लेने में, तो सारे तो नहीं लेंगे। ठीक है, 10 है तो 4 लो, 15 है तो 6 लो, खास खास वाले। वो भी निकालने के तरीके हैं, ऐसे ऐसे नहीं कि मन से कुछ भी पकड़ लिए कि ये ले लो ये ले लो। हाँ हाँ, करेंगे कोड में बताऊंगा, जब मैं फीचर इंपॉर्टेंस निकाल के बताऊंगा आपको कि कौन सा उचित बैठ रहे हैं, इन्हीं को लो और इन्हीं से करो। तो कितने फीचर लेना है? मैक्स फीचर। फिर मिनिमम सैंपल लीफ, यानी डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ लीव्स रिक्वायर्ड टू स्प्लिट अ नोड। सीधी सी बात है, किसी भी नोड को तोड़ने के लिए कितने सैंपल होने चाहिए, कितनी रो होने चाहिए, तब जाके वो टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। ये सब ना, ये मैक्स फीचर मिनिमम, ये तो वही है डिसीजन ट्री वाले। ये देखो अगला क्राइटेरिया, ये भी डिसीजन ट्री वाले ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिसीजन ट्री के हैं ना वो सब वही रहेंगे, जहां पर भी अलग नहीं है, सिर्फ एक ही अलग है, ओनली वन, नंबर ऑफ एस्टिमेटर। ठीक है, बस कितनी ट्री लगानी है सॉल्व करने के लिए, बाकी तो जो ट्री के हाइपर पैरामीटर्स थे ऑल द सेम विल बी रिपीटेड, क्योंकि अल्गोरिदम ही ट्री पर बनी है, तो अलग कहां से लाऊं मैं हाइपर पैरामीटर, सब वही है। ओके, तो मैक्सिमम लीफ नोड, मैक्सिमम लीफ नोड्स इन ईच ट्री, कितने लीफ नोड हो सकते हैं ट्री के अंदर, एक ये भी आ गया। रैंडम नंबर ऑफ जॉब से मैं बता चुका था आपको। ठीक है, -1 लोगे तो सारे कोर उठा लेगा प्रोसेसर के। ठीक है, और 1 लिखोगे तो सिर्फ एक ही प्रोसेसर उठाएगा वो सॉल्व करने के लिए।
तो हम चाहते हैं भाई यदि बड़ा डेटा है, बहुत सारी ट्री है, तो -1 कर दो, ताकि सारे प्रोसेसर उठा ले वो सॉल्व करने के लिए, पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाए, तो हमारी ट्री जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हमें रिजल्ट मिल जाए। ओके। रैंडम स्टेट ये कंट्रोल करेगा, रैंडमनेस ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, नया कुछ भी नहीं है यहाँ। हाँ, अब ये आया है OOB स्कोर, आउट ऑफ द बैग स्कोर। अब ये रिलेटेड है तुम्हारा जो बूटस्ट्रैपिंग करा था ना, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट में यदि कुछ नया हाइपर पैरामीटर हो सकता है तो वो बूटस्ट्रैपिंग और वो डेटा और सैंपलिंग के रिलेटेड हो सकता है, बाकी तो सारे डिसीजन ट्री वाले। तो यहां पर आया आउट ऑफ द बैग, और समझा चुका हूं, नया नहीं है ये बात, आई ऑलरेडी टॉट यू आउट ऑफ द बैग, जब मैं क्रॉस वैलिडेशन पढ़ा रहा था। तो रैंडम फॉरेस्ट में क्रॉस वैलिडेशन होता है, वैसे ही होता है अपने आप, उसकी अप्रोच ही यही है। बूटस्ट्रैपिंग एक तरीके का क्रॉस वैलिडेशन ही है। मैंने क्या बोला कि आप रैंडम सैंपलिंग करते हो, यानी कोई भी रो उठा लेते हो, पूरी फीचर भी नहीं ले रहे हो, तो मतलब आप तो पूरे डेटा का सबसेट ले रहे हो सॉल्व करने के लिए, है ना, ये काम आप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ रैंडम सैंपलिंग। जब वो करते हो और कोई छोटा सैंपल ले लेते हो, तो भाई बाद में हो सकता है वो वाला अब सैंपल दे दोगे वापस मेन डेटा को, और फिर कोई दूसरा सैंपल पिकअप कर लोगे। तो ये तो मैंने सिखाया था क्रॉस वैलिडेशन में, यहां पर यही हो रहा है ओबी में, कि 1/3 ऑफ द सैंपल इज नॉट यूज टू द ट्रेन द डेटा, है ना, 1/3 तो वैलिडेशन के लिए लोगे, 2/3 यूज करोगे ट्रेनिंग में और 1/3 यूज करोगे वैलिडेशन में, दैट इज कॉल्ड एज आउट ऑफ द बैक सैंपल। तो जो 1/3 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उसको आउट ऑफ द बैग कहते हैं सैंपल्स, दैट इज OOB। अब सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और इलाबोरेटिव करके बताओगे तो सर समझ में आ पाएगा। तो आउट ऑफ द बैग के लिए मेरे पास आप समझ पाएंगे अलग से ही कंटेंट आउट ऑफ द बैग को समझाने के लिए। चलिए इसको देखते हैं, एग्जाम्पल की तौर पर समझेंगे। ठीक है, तो भाई आउट ऑफ द बैग रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम में, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इवेल्युएशन, ये भी एक तरीका है मॉडल को इवेल्युएट करने के लिए। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम को, तो वी आर ट्राइंग टू मेक अ बेटर मॉडल, अच्छा मॉडल बनाना चाह रहे हैं। ओके, और अनसैम्बलिंग टेक्निक है रैंडम फॉरेस्ट मशीन लर्निंग में, जो कि आउट ऑफ द बैग को यूज करती है, इस अप्रोच को यूज करती है। ठीक है, तो रैंडम फॉरेस्ट पावरफुल अनसेंबल टेक्निक है मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना आउट ऑफ द बैग को छोड़ देते हैं पढ़ना। जब अल्गोरिदम के बारे में पढ़ते हैं तो ओ बी को वो स्किप कर देते हैं कि सर आपने बता तो दिया है बूट स्ट्रैपिंग, हम समझ गए, सब सैंपल ले रहे हो आप, सबसेट ले रहे हो डेटा का, ठीक है, इतनी बात है, रो सैंपलिंग कर रहे हो और फीचर में भी आपने बोल दिया मैक्सिमम कितने लेना है, ये भी आपने बोल दिया, तो ओवरऑल हम सैंपल करके डेटा ले रहे हैं, डिसेंट्री को दे रहे हैं, उससे रिजल्ट ले रहे हैं। ये टेक्निकली समझना पड़ेगा ये बात, तभी ओ बी को मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूं आपके सामने। ठीक है, तो भाई क्या है, व्हेन यू लर्न रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड OOB। ठीक है, तो OOB के बारे में जो है यहाँ पढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ सब शुरू होगी बात, बाकी तो इंट्रोडक्शन था रैंडम फॉरेस्ट का। आपको सिलेक्ट करना है ट्रेनिंग डेटा, है ना, आपके पास ये पूरा की पूरा डेटा है, आपको डेटा सेट अवेलेबल है, ये रहा पूरा। अब इसमें मुझे सिलेक्ट करना है ना, सैंपलिंग करके कि भाई कौन सी रो मेरे डिसीजन ट्री 1 के अंदर जाएंगी ट्रेनिंग होने के लिए। पूरी तो दोगे नहीं, ये बात तो तय है ना, अभी आपने पढ़ लिया कि सर पूरा तो नहीं डेटा दिया जाएगा, सैंपल दिया जाएगा। तो
सैम्पलिंग करना है वो कैसे करोगे आप? ओबी के अंदर बूटस्ट्रैपिंग जो है अपन करते हैं, दिस इज वेयर द बूटस्ट्रैपिंग किक्स इन। तो बूटस्ट्रैपिंग एंड आउट ऑफ द बैग जो है ये परफॉर्म हो रही है। देखो कैसे, वी क्रिएट अ न्यू ट्रेनिंग सेट्स फॉर मल्टीपल डिसीजन ट्रीज इन रैंडम फॉरेस्ट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बूटस्ट्रैपिंग, है ना। कई सेट बनाते हो, ठीक है। और ये बात कही भी गई आपसे पहले ही कि ये आपका पूरा डेटा है, आप इसका कोई एक सेट बनाकर डिसीजन ट्री वन को दोगे, इसका कोई और दूसरा सेट बनाकर डिसीजन ट्री टू को दोगे, इसका कोई और सेट बनाकर डिसीजन ट्री थ्री को दोगे। आपने डायग्राम भी देख लिए हैं, वो कल कलर्स के जो सर्कल्स थे वो वाला आपने डायग्राम देखा है, आपने वो फ्रूट बास्केट वाला भी देखा है कल, ठीक है। और उसमें अलग अलग सैंपल्स जब देखे हम तो क्लियर था कि यार जो है बात तो है कि डिसीजन ट्रीज को अलग अलग डेटा दिया जा रहा है। हाँ, वो डेटा यहीं से लिया जाएगा, है ना, इसी की सैम्पलिंग करके, रैंडम सैम्पलिंग करके बना के और दे दिया जाएगा डिसीजन ट्रीज को सॉल्व होने के लिए। ठीक, ये बूटस्ट्रैपिंग के अंदर होता है। अब फिर क्या हुआ, विच इज असेंशियली रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, है ना, रिप्लेसमेंट होता है, किया जा सकता है, ठीक है। दैट्स व्हाट वी कैन डू। तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें हाउ बूटस्ट्रैपिंग वर्क्स, थोड़ा सा और डिटेल में देखें और इस एग्जांपल से समझिएगा। देखिए, लेट अस सपोज आपके पास ट्रेनिंग सेट में डॉग, कैट, रैट, आंट, काऊ, ये कितने एनिमल्स हैं? ये 5 एनिमल्स हैं आपके पास ट्रेनिंग सेट में, 5 एनिमल्स हैं। आपने जो पहला सैंपल बनाया, ये आप देखो, सैंपल नंबर 1 आपने जो बनाया उसमें डॉग है, काऊ है, डॉग है, एंट है। ये पहला सैंपल बनाया आपने। तो भाई इस सैंपल में रैट तो है ही नहीं, है ना, चूहा है नहीं इस सैंपल में। भाई अब देखो, रैंडम सैंपलिंग हुई, जो पिकअप हो सकता था वो हो गया। अब क्या आपके हाथ में थोड़ी ना था, ये तो रैंडम थी, जो पॉइंट उड़ गए सैंपलिंग करने में। दूसरा सैंपल बनाया, इसमें एंट है, रैट है, काऊ है, डॉग है। तो एंट है, रैट है, काऊ है, डॉग, इसमें सारे आ गए। नहीं, कैट बच गई। हाँ, कैट बच गई इसमें। तो इसमें रैट बच गया। अरे इसमें देखो यार, रैट बचा है और मुझे लग रहा कैट भी तो बची है ना। सैंपल 1 में चूहा भी नहीं है और बिल्ली भी नहीं है, रैट एंड कैट दोनों नहीं है। ओके, डॉग, काऊ और एंट है, ओनली 3 एनिमल्स हैं। और यहां पर एंट, काऊ, डॉग एंड रैट, यहां 4 एनिमल्स है, कैट नहीं है। और ये वाला जो सैंपल है, इसमें एंट है, डॉग है, कैट है, काऊ है, रैट, इसमें सारे एनिमल्स आ गए, नहीं इसमें कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो यहां पर 2 एनिमल्स बच गए और नीचे वाली में हमारे पास 1 एनिमल कैट बच गया और यहां पर कुछ भी नहीं बचा, सारे जो है वो डेटा पॉइंट्स आ गए हैं इसके अंदर। तीसरे सैंपल में कुछ बचा नहीं। अब बूटस्ट्रैपिंग में वही रैंडम सैम्पलिंग करके कुछ भी निकालते हैं और वो बन गए हैं। अब क्या हुआ नेक्स्ट, द मेन ट्रेनिंग डेटा सेट इज हैविंग 5 एनिमल एंड, पहले तो आप सैंपल का साइज फिक्स करो, क्योंकि आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर आपने S1 बनाया, आपने S2 बनाया, आपने S3 बनाया, ये तो बता दो कि ऐसा तो नहीं एक सैंपल में 10 रो हो, दूसरे सैंपल में 20 हो, तीसरे में 30 हो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, तीनों में बराबर रो होंगी, ठीक है। हाँ, पॉइंट्स अलग हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ रोज तो बराबर ही है और नंबर ऑफ कॉलम भी बराबर होंगे, है ना। इसका इसका टेंशन नहीं लेने का, सैंपल साइज फिक्स होता है, फिक्स द सैंपल साइज, तो नंबर ऑफ रोज विल बी सेम।
है ना। मैं यदि कोई टास्क परफॉर्म कर रहा हूं तो सैंपल का साइज वेरिएबल नहीं रख रहा मैं, आई एम कीपिंग द साइज फिक्स। हाँ, डेटा पॉइंट्स आर डिफरेंट। रैंडमली चूज करा ना अपन ने, क्या करें, रैंडमली चूज डेटा पॉइंट फ्रॉम द सैंपल, और आफ्टर सिलेक्शन कीप इट बैक इन द मेन डेटा सेट, दैट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट। ये तो कहता था वो रो रिप्लेसमेंट में कि भाई देखो, हम आपसे कुछ डेटा अलग कर रहे हैं, और आप से अलग होने के बाद, ठीक है, वी आर टेकिंग इट आउटसाइड, निकाल लिया, फिर बाद में वापस दे देंगे, उसे रिटर्न कर देंगे और दूसरा उठा लेंगे। ये रिप्लेसमेंट होता। सो choose a data point from the main training for the sample, and after selection keep it back, perform all the steps till the end। ये करना है आपको। तो random forest bootstrapping, both the data points are a feature will make multiple decision tree, है ना। वो डेटा पॉइंट और वो मल्टीपल फीचर्स, मतलब जितनी रोज और जितनी कॉलम्स जो भी हैं उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, और अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग डिसीजन ट्री को दिए जाएंगे। ठीक है, ये करा जाएगा। डिसीजन ट्री को ये एस्टिमेटर बोलते हैं यहाँ पर, और ये आपके ऊपर है आपको कितने एस्टिमेटर्स लेने हैं। बाय डिफॉल्ट 100 होता है, बैगिंग में भी और बूस्टिंग में भी, है ना। आप एक्जी बूस्ट भी यूज करोगे ना, वहां भी 100 ही है, 100। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि डेटा के सारे पॉइंट और सारे फीचर नहीं लेने का, सैंपल लेने का, वो भी रैंडमली सिलेक्टेड करेगा। अब फिर आउट ऑफ द बैग क्या हुआ सर, ओ बी क्या हुआ। तो देखिए ओ बी क्या हुआ, चलो, आपने ये कलाकारी करी थी ना, ये ट्रेनिंग डेटा था, इसमें से आपने सैंपलिंग करी, तो रैट और कैट बच गए थे, ये सैंपल में नहीं आए, तो ये आउट ऑफ द बैग है। ये बैग में नहीं आया, यदि सैंपल में नहीं आया तो आउट है। तो शब्दों से समझ में आ रहा हो तो। अगले वाले सैंपल में कैट नहीं आई, बाकी तो दूसरे डेटा पॉइंट आ गए, तो कैट आउट ऑफ द बैग है। तीसरे वाले में सब आ गए, तो कोई भी आउट ऑफ द बैग नहीं हुआ। अब ये मुझे बताइए, आपको समझ में आया नहीं आया है, प्लीज टेल मी यू अंडरस्टूड दिस और नॉट। देखिए, बड़े प्रेम से मैं समझा रहा हूं अपनी भाषा में, आपको समझ में आती है मैं जो बोल रहा हूँ, बोलता हूँ, बताता हूँ। यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आता है। ठीक है, निखिल कह रहा है हाँ सर आ रहा है। Yes, sir. Yes. ओके, सो देर माइट बी लैंग्वेज थोड़ा सा हो सकता है, बट आई आई होप कि देखिए क्या है, मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ, लेकिन जो मैं हिंदी में बोलता हूँ तो फिर मैं अपने ही अलग टोन में मैं और ज़्यादा बेटर हो पाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा मेरा मानना है, आपको समझ में आता होगा। ओके, तो रैट एंड कैट पहले सैंपल से बाहर हो गया, कैट दूसरे सैंपल से बाहर हो गया। अब यार रैंडम था तो हो गया, और तीसरे में तो सब आ गए। तो ये जो बाहर हुए हैं डेटा पॉइंट, जिनको कंसिडर नहीं किया गया सैंपल में, वो आउट ऑफ द बैग है। अब आप ये जानते हैं कि ये सैंपल 1 डिसीजन ट्री 1 को दिया जाएगा, सैंपल 2 डिसीजन ट्री 2 को दिया जाएगा, सैंपल 3 डिसीजन ट्री 3 को दिया जाएगा, है ना। ऐसा करेंगे। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि डिसीजन ट्री 1 को मैंने ये वाला सैंपल दिया। अब इस सैंपल में रैट और कैट तो है ही नहीं, तो ये भाई डिसीजन ट्री कैट और रैट को या इसके पैटर्न को समझ थोड़ी ही पाएगा। वो क्यों नहीं समझ पाएगा, वो इसलिए नहीं समझ पाएगा क्योंकि वो उस पर ट्रेन हुआ ही नहीं। क्यों, ये रैट कैट और रैट आउट ऑफ द बैग हो गए थे, है ना। ये पॉइंट तो आउट ऑफ द बैग हो गए थे, तो मेरा DT1 इनसे ट्रेन हुआ ही नहीं, तो वो इनको इनके पैटर्न को थोड़ी समझ पाएगा वो, कि कैट क्या होती है रैट क्या होती है, कैट और हाँ रैट क्या होता है, ये नहीं समझ पाएगा। डिसेंट्री 2 जो है वो इस डेटा से ट्रेन हुआ, रैट एंट काउ डॉग, और कैट बाहर हो गई थी,
तो डिसेंट्री टू कैट वैट नहीं समझ पाएगा कि कैट क्या होती है। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट से वो था ही नहीं और वो उससे ट्रेन हुई नहीं। डिसेंट्री थ्री सब समझेगा। क्यों? क्योंकि जब उसको ट्रेन किया गया तो सारे पॉइंट थे, आउट ऑफ द बैक कुछ गए ही नहीं, नथिंग। यही बात है जो शायद ओपनली नहीं बोलते रैंडम फॉरेस्ट के बारे में। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं आपको थ्योरिटिकली समझा दूं और कोई एग्जाम्पल ना दिखाऊं कि आउट ऑफ द बैग बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है। आपको यहां सब नजर आ रहा है। बूट स्ट्रैपिंग, ये इतना जो कलाकारी हुई ना, ये वाली, ये इतनी इतनी तो बूट स्ट्रैपिंग है, और बाकी फिर ये ओ भी है, आउट ऑफ द बैग। ठीक है, तो एग्जाम्पल बताने से, विजुअलाइजेशन से अब समझ में आएगा कि बूट स्ट्रैपिंग सैम्पलिंग क्या हुई और आउट ऑफ द बैग क्या हुआ। ठीक, अब इसके ऊपर कुछ और डिस्कशन कर लिया जाए। देखिए, सैंपल नंबर 1 में कैट, क्या है ये, रैट एंड काऊ। रैट एंड काऊ तो नहीं था भाई, कैट था वो। रैट एंड कैट ये नहीं है। और सैंपल नंबर 3 में सारे एनिमल हैं। तो while making the sample, data points were chosen randomly with displacement and all the data points, the fail which are the part of the sample, which are not the part of the sample, they will be out of the bag. उनको आउट ऑफ द बैग पॉइंट्स कहा जाएगा। ठीक है, और उसके लिए एक हाइपर पैरामीटर है ओ बी स्कोर, ये रखा जाएगा, ओ बी स्कोर, वेर ओ बी स्कोर कम इन टू द पिक्चर। OB score is a powerful validation technique that is used for random forest algorithm for least variance results. ठीक है, इट इज ऑल्सो अ वैलिडेशन टेक्निक। कैसे करेंगे वैलिडेट, बाकी बात करता हूं मैं। ठीक है, करते हैं अभी बात। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया आउट ऑफ द बैग क्या है और बूट स्ट्रैपिंग कैसे करी गई, जो गिवन डेटा पॉइंट्स थे हमारे पास डायग्राम में, पिक्चर में। ठीक है, तो क्रॉस वैलिडेशन आप जानते हैं कि आप वैलिडेट करते हो ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग से ट्रेन होता रहता है मॉडल, और उसमें फिर आप वैलिडेट करते हो, कुछ पॉइंट को उसमें रख के देखते हो कि भाई मेरे को सही रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दैट इज द वैलिडेशन। अब, हाँ, अब देखिए, एवरी वैलिडेशन हैज ऑलरेडी बीन सीन और यूज इन अ ट्रेनिंग बाय फ्यू डिसेंट्रीज एंड हेंस देयर इज अ लीकेज ऑफ डेटा, देयरफॉर मोर वेरिएंस, बट ओ बी प्रिवेंट्स द लीकेज। अब रुको जरा, ये इसने दो दो लाइन कह दी है, और जो दो लाइन कही है इसका मैं महत्व बताऊं। देखो समझना, ये डेटा लीकेज क्या होता है, एक चीज और समझाता हूं। व्हाट इज डेटा लीकेज? देखिए, ऐसा है कि आप को मैंने बोला ये आपका डेटा है, दिस इज योर डेटा। आपसे कहा था कि डेटा के दो टुकड़े होते हैं इन जनरल, एक होता है ट्रेनिंग और एक होता है टेस्टिंग, है ना। ये होता है ट्रेनिंग और ये होता है टेस्टिंग। ट्रेनिंग आपकी मर्जी, 70% 80%, मान लो 80% का ट्रेनिंग करा और 20% का टेस्टिंग कर दिया। ठीक है, ये कर लिया। फिर आप इसी में क्या करते हो, देखो टेस्टिंग का इस्तेमाल तो आखिरी में करेंगे, है ना, जब मेरा मॉडल ट्रेन हो जाएगा उसके बाद इस डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा टेस्ट करने के लिए। लेकिन ट्रेनिंग में ही हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज 10% का डेटा वैलिडेट करने में लगा देते हैं। तो ट्रेनिंग एक्चुअली होगा 70% से, और 10% का वैलिडेशन करेंगे। यानी ड्यूरिंग ट्रेनिंग ओनली हम क्या करेंगे, 10% रख रख के देख लेंगे कि भाई सब कुछ काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मॉडल को तो ट्रेन करेंगे 70% से, और 10% का वैलिडेशन करेंगे अपन। अब इसमें भी
ये 10% भाई फिक्स थोड़ी ना है कि यही 10% लेके चलना डेटा पॉइंट, ये तो था ही नहीं। आपके पास ये ट्रेनिंग डेटा है मान लो 80%, ठीक है, ये ट्रेनिंग डेटा है 80%, और इसमें से आपने कहा कि सर मेरे को 10% डेटा निकालने का, निकाल ले भाई 10% डेटा वैलिडेट करने के लिए, तो बचा 70%। तो 70 से ट्रेन हुआ, 10% से वैलिडेशन हुआ, उसके बाद आपको ये वापस डेटा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर लेके चले जाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता, अपना थोड़ी ना है कि घर लेके चले जाओगे, वापस करो और दूसरा डेटा निकाल लो कोई सा भी रैंडमली, उससे वैलिडेट करो और फिर वापस कर दो, फिर कोई तीसरा निकालो। अब कई जगह बताऊं क्या होता है, कई जगह क्या करते हैं वो, कि जो ये टेस्टिंग डेटा है ना, इसी को वैलिडेशन में इस्तेमाल करते हैं भाई लोग, ठीक है, इसी को इस्तेमाल करते हैं वैलिडेशन में। वो कहते हैं हम अलग से नहीं कर रहे वैलिडेशन, कई जगह ये होता है। अब यदि आप टेस्ट को ही वैलिडेशन में इस्तेमाल करोगे, यानी आप डेटा को एक्सपोज कर रहे हो मॉडल को, जिस पर मुझे टेस्ट करना था, यू आर जाने में अनजाने में जो भी है, आप एक्सपोज कर रहे हो डेटा को पहले से ही मॉडल को, कि देख भाई ये भी डेटा है एक, तो इससे भी सीख ले। और यदि आपने उसको एक्सपोज कर दिया, तो जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा, तो फिर भाई तुम और होशियार इसी से टेस्टिंग करोगे। अरे भाई तुम जब इससे वैलिडेट कर रहे थे, तो तुमने इसको एक्सपोज कर दिया ना मॉडल को, और भाई लगे हो कि इसी से टेस्टिंग कर लोगे मॉडल की। तो वो तो जानता था, ट्रेनिंग के दौरान तुमने इसको वैलिडेशन के लिए दिया था, तो वो तो ये जानता था कि हाँ ऐसे ऐसे पॉइंट भी है, और फिर तुम इसी से टेस्टिंग कर रहे हो बाद में। यार ये थोड़ी चलेगा। इसी को कहते हैं डेटा लीकेज, ठीक है। ये डेटा लीक हो गया, मतलब मॉडल को एक्सपोज हो गया है डेटा, जो हम नहीं चाहते थे। तो एनी हाउ, जब मॉडल को डेटा एक्सपोज हो जाए, उसको पता चल जाए कि ये भी है सैंपल, ये भी डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो वो इनको भी लर्न कर लेगा। और जब टेस्टिंग पर वो अच्छी एक्यूरेसी, वहां पर भी टेस्टिंग पे दे देगा, वो बोलेगा देखो ट्रेनिंग पे भी मेरी एक्यूरेसी अच्छी, टेस्टिंग पे भी अच्छी। अब भाई अच्छी तो नहीं थी, बात यह था कि तुमने टेस्टिंग वाला डेटा पहले ही उसको एक्सपोज करा के बैठे हो। और हम हमेशा क्या कहते हैं, जो टेस्ट डेटा है वो अनसीन होना चाहिए, मॉडल को देखा नहीं होना चाहिए। अनसीन डेटा, टेस्टिंग अनसीन पे होती है, जो मॉडल ने कभी ना देखा हो, और तुमने एक्सपोज करा दिया तो डेटा लीक हो गया। जैसे हमारे पास होते हैं ना, वो नीट का पेपर लीक हो गया, है ना, ऐसे होते रहते हैं पेपर जो लीक, ठीक है, जिसके लिए काफी जो है विरोध है इन बातों का, कि लीकेज जो है ये कहीं भी कैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। योर एग्जामिंग योर, दिस इज द प्रिपरेशन, जब मॉडल का ट्रेनिंग हो रहा है, सो दैट्स द प्रिपरेशन, ओके। तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलराइट, एंड देन यू शुड नॉट एक्सपोज द डेटा टू इट, ओके। तो ओ बी कहाँ हेल्प कर रहा है हमें, वेर ओ बी इज हेल्पिंग अस इन दैट पर्टिकुलर केस, कि सर आप लीकेज से बचा लोगे। तो भाई देखो कैसे बच गया, ओ बी ने कैसे हेल्प करा आपको, देखो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ ओ बी इज हेल्पिंग। यहां आपके पास लेट सपोज 5 रोज हैं डेटा में, और क्लासिफिकेशन करना है कि कौन सा एनिमल होगा जिसको अपन डोमेस्टिक रख सकते हैं या पेट रख सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एनिमल्स, डॉग, रैट, एंट, काऊ, कैट, है ना, यही थे वो ट्रेनिंग में, यही तो थे। एंड दिस इज द साइज ऑफ द एनिमल, ये एक फीचर है। और ये
टारगेट है ना, कि हम इनको पेट बना सकते हैं या पेट नहीं बना सकते। यू आर हैविंग टू फीचर्स, वन इज द एनिमल नेम एंड वन इज द साइज ऑफ द एनिमल। ये पूरा डेटा है, पूरा ट्रेनिंग है, डेटा है ये, ठीक है। अब रैंडम फॉरेस्ट में कई डिसीजन ट्री होती हैं, है ना, बूटस्ट्रैपिंग भी करी आपने। और यदि सैंपल नंबर 1 की बात करें, वो DT1 को गया, और DT1 में हमें जानते जो सैंपल नंबर 1 है उसमें रैट और कैट तो है ही नहीं, ठीक है। यानी आप रैट और कैट तो उड़ा ही दो यहां से, ठीक है। रैट भी नहीं गया, कैट भी नहीं गया, तो डिसेंट्री 1 को रैट और कैट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो सिर्फ ट्रेन हो रहा है डॉग, एंट एंड काउ, ठीक है, इन पर ही वो सिर्फ ट्रेन हो रहा है, उसको रैट और कैट के बारे में नहीं पता। तो इसी से ट्रेन होगा और इसी के करस्पॉन्डिंग वो रिजल्ट देगा वेदर दीज एनिमल्स कैन बी केप्ट एज अ पेट और नॉट। यानी रैट और कैट उसके सामने एक्सपोज ही नहीं हुआ, ठीक है। चलो अभी देखते हैं फिर क्या हुआ आगे, नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग। ये रैट एंड कैट डेटा इज लेफ्ट सिंस रैट एंड कैट आर ओओबी, है ना, आउट ऑफ द बैग है वो, सैंपल 1 में है नहीं। नाउ यदि आप DT1 से पूछते हो कि बताओ रैट और कैट में से किसको आप एज अ पेट रखोगे, तो बोलेगा भाई तुमने मुझे दिया ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं इन दोनों के बारे में, ये कौन से एनिमल है, आई डोंट नो व्हाट दीज एनिमल आर, ठीक है। DT1 को तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी एनिमल है। सो रैट एंड द कैट हैजंट सीन DT1 while training. Just like DT1, there would be some more decision trees जिन्होंने बाकी के एनिमल्स या रैट और कैट उन्होंने भी नहीं देखा होगा, वो भी आउट ऑफ द बैग में होंगे, है ना। वैसे तो कई सैंपल बना सकते, उन्होंने भी देखा नहीं होगा, ऐसे कई डिसीजन ट्री होंगे, ठीक है। तो बूटस्ट्रैपिंग में इतना पोर्शन आया, और आउट ऑफ द बैग में ये दोनों आए फॉर द सैंपल नंबर 1, और बात क्लियर हो गई, ठीक है। दिस इज सैंपल नंबर 1, ये बूटस्ट्रैप है और ये ओ भी है। लेट्स से थर्ड, सेवेंथ एंड द 100 डिसीजन ट्री हैव रैट एज एन OOB। मान लो कि थर्ड डिसीजन ट्री है, 7 डिसीजन ट्री है, 100 डिसीजन ट्री है, उसमें रैट नहीं आया, रैट आउट ऑफ द बैग है, तो वो रैट को जानते ही नहीं। दैट मीन्स दैट उन्होंने रैट को कभी देखा ही नहीं। तो सैंपल नंबर 1 में, डिसेंट्री 1 में उसने रैट और कैट को नहीं देखा, और सैंपल नंबर 3 में, 7 में, 100 में उसमें रैट नहीं है, रैट OB में, तो उसने रैट को नहीं देखा उस डिसीजन ट्री में, ठीक है। तो एज वी रिकॉर्ड ऑल द प्रेडिक्टेड वैल्यूज फॉर रैट, DT1, DT3, DT7 एंड DT100, इनको रैट के बारे में कोई जानकारी नहीं, दे डोंट नो व्हाट इज रैट, इसको अपन रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं एज अ पेट नाउ, एंड सॉ दैट एग्रीगेटेड मेजॉरिटी प्रिडिक्शन इज सेम एज द एक्चुअल वैल्यू फॉर रैट। अब देखिए, none of the models had seen data before, still predicted the values for a data point correctly। अब देखो ये डिसेंट्री 1 प्रिडिक्शन नो कि रैट जो है, देखो एक मिनट रुको जरा, रैट को हमें रखना है क्या, नो, एज अ पेट नहीं रख रहे, तो यहां पर डिसेंट्री 1 ने बोला नो, रैट कैन नॉट बी केप्ट एज अ पेट, 3 ने भी बोला नो, 7 ने बोल दिया यस, 100 ने बोल दिया नो, मेजोरिटी आ गई नो, नहीं रख सकते। इन्होंने देखा तो था ही नहीं रैट को, और आपने इससे पूछ लिया कैन वी कीप दिस एनिमल एज अ पेट, इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि यस के बारे में ये जानते थे ना, कौन से एनिमल को रखना है पेट, ये यस तो जानते हैं ना, ये नो भी जानते हैं, लेकिन क्योंकि यदि यस से मैच नहीं हुआ तो आंसर यू नो ही आना है,
ये बात है, कोई ना कोई एक डिसीजन तो देना है। तो जब ये नहीं जानते थे तो नो दे दिया। हाँ, 7 वाले ने, एक ने गलती कर दी, हो सकता है ना। और यदि आप सिंगल डिसीजन ट्री लिए लिए होते, ठीक है, यदि एक सिंगल डिसीजन ट्री का काम कर रहे होते और मान लो वो 7 ही होता, तो देखो गलत आंसर दे रहा है, यस। लेकिन आपके पास बहुत सारे डिसीजन ट्री है, तो ऐसी स्थिति में आप ये देख सकते हैं। ओके, ठीक। तो आप ये कहें कि वोटिंग करवाएंगे तो हमें सही आंसर मिल जाएगा, और मिला भी, नो आया, मेजोरिटी वोटिंग आई, तो ये फायदा हो गया। तो आप ये समझे, ओ बी मतलब ये डेटा पॉइंट इन ट्री को एक्सपोज हुआ ही नहीं, ठीक है, नेवर एक्सपोज्ड, दे गेव द प्रोटेक्शन मेजोरिटी से, और हम स्ट्रांग हो गए, यार सही प्रेडिक्शन दे दिया। Similarly, every data point is passed for the prediction to the tree where it is behaving as an OOB and aggregated prediction is recorded। ठीक है, तो OOB की तरह बिहेव कर रहे हैं पॉइंट, और एग्रीगेट निकालते हैं, मतलब एवरेज करते हैं, इस तरीके से रिजल्ट मिलता है। ओके, सो द OOB is computed as the number of correctly predictions out of the back sample। ठीक है, ये अपन ने कर लिया। एंड ये देखो, ये OOB एरर यदि निकाले हम, तो पहले वाले डिसेंट्री ने, थर्ड वाले डिसेंट्री ने कोई गलती नहीं करी, उनको पता ही नहीं था ना, राइट। तो उन्होंने जो प्रिडिक्शन दिया था, नो दिया था, तो उन्होंने कोई गलती नहीं करी। 7 वाले ने गलती करी थी, उसने यस कर दिया था। तो ओ बी एरर कैसे निकाला जाता है? द नंबर ऑफ रॉन्गली क्लासिफाइंग द ओ बी सैंपल, कितने गलत क्लासिफाई करे, हाउ मेनी डिड मिस क्लासिफाइड, 7 वाले ने गलती करी, ओनली 1। द नंबर ऑफ रॉन्गली क्लासिफाइंग द ओ बी सैंपल, ठीक है, एक की गलती हो गई है, बाकी तो ठीक था, ठीक है, और राइट नहीं, एक ने बोल दिया यस। सो दैट इज द ओ बी स्कोर, ओ बी एरर एक्चुअली, ये एरर है जो गलती हो गई, ऐसे निकाला जा सकता है ओ बी एरर फ्रॉम द ओ बी सैंपल। ठीक है, तो ओ बी स्कोर जो होता है, दैट इज द नंबर ऑफ करेक्टली प्रिडिक्टेड रोज, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द मॉडल प्रिडिक्टेड करेक्टली, दैट इज द ओ बी स्कोर। और ओ बी एरर यानी कितनों ने गलत करा, दैट इज द ओ बी एरर। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। ठीक है, ऑल राइट, तो ये वाली बात है। देन आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो एडवांटेज क्या है ओ बी का? देर इज नो लीकेज ऑफ द डेटा, है ना। अब हमें, क्योंकि इसने बोला कि वैलिडेशन ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट नहीं करना, रैंडम फॉरेस्ट में जरूरत ही नहीं है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वगैरह कोई चीज करने की, इसमें कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही आप जानते हो कि ये रैंडम सैम्पलिंग करता है, तो यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है, स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग वाला मैटर नहीं है। तो ओ बी का भी इस्तेमाल कर लेता है ये, बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन कर लेता है ये, ठीक है, ओ बी से आप बच गए, ठीक है, एक्सपोज हुआ नहीं डेटा, आपका वेरिएंस कम रहता है क्योंकि ओवरफिटिंग बच जाओगे आप, लेस वेरिएंस यानी लेस डेटा आपका जाता है, सैंपल्ड डेटा जाता है, तो वेरिएंस ज्यादा होगा नहीं, तो ओवरफिटिंग होगी नहीं, बेटर मॉडल मिलेगा आपको, बेटर ओ बी स्कोर मिलेगा आपको, बेटर मॉडल मिलेगा। लेस कंप्यूटेशन हो सकता है, ठीक है, लेस कंप्यूटेशन हो सकता है यदि आप डेटा ज्यादा बड़ा नहीं है, फीचर लेस है और डेटा पॉइंट्स कम है, तो लेस कंप्यूटेशन हो सकता है, बाकी एक डिसेंट्री से तो ज्यादा है, लेकिन ठीक है, ओके ओके, वो चीज़ है, वो उसके एडवांटेज हो सकता है। तो कंप्यूटेशन तो चलो ठीक है अपनी जगह, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ज़्यादा ट्री होंगी तो टाइम लग सकता है सॉल्व होने में, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई बातें, ओके, वो आप समझ जाएंगे क्या है। लार्ज डेटा सेट्स के लिए इन्होंने कहा नॉट गुड, बट मैं कहूंगा कि लार्ज डेटा सेट के लिए ही अपन रैंडम फॉरेस्ट यूज करते हैं, क्योंकि बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी और कुछ भी नहीं। ठीक है, स्मॉल और मीडियम डेटा सेट के लिए ये कह रहा है ठीक है, लेकिन स्मॉल डेटा सेट पर और मीडियम पे जो है वो क्या हो सकता है, यू कैन गेट एन ओवरफिटिंग, हो सकता है रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है, फाइन, तो दैट्स इट, इतनी बातें हैं।
रन फॉरेस्ट के बारे में और आउट ऑफ द बैक के बारे में। आपको समझ में आया? यू अंडरस्टूड द पॉइंट्स फॉर bootstrap aggregation and OOB with the example? Did you understood OOB? और कैसे उसने बचाया हमें ये इससे, डेटा को एक्सपोज होने से और ओवरफिटिंग से। ओके, फाइन, ठीक है, ऑल राइट, ओके।